नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने कोरोना से जुड़ी कुछ बातों को लेकर। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के मंच ने फेसबुक के माध्यम से आज ये लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अनुरोध किया और एनएमओ का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बहुत सम्मान के साथ इसे स्वीकार किया है। आज कोरोना से जूझती हमारी दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें झेल रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है। और इस चलती हुई ज़िंदगी के साथ हमें भी चलना है, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो समय समय पर अगर हमें मिलती रहें और हम उनका पालन करते रहें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। क्योंकि ये कोरोना जो है, ये जब इस प्रकृति ने इस दुनिया में इंट्रोड्यूस कर ही दिया है तो फिर इससे बहुत जल्द निजात पाएंगे हम, ऐसा दिखता नहीं है। और इसलिए इस कोरोना के साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। और इसलिए आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। हमारी कोशिश है कि जो बात यहाँ से निकले वो दूर तलक जाए, और इसलिए कोशिश ये रहेगी कि व्यापक ऑडियंस तक बात पहुँचने के लिए हम न क्लिष्ट हिंदी और न क्लिष्ट अंग्रेज़ी का प्रयोग करें। आम बोलचाल की भाषा, जिसे हम आजकल इंग्लिश की संज्ञा देते हैं, उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। और कोरोना से जुड़ी बातों पर तथ्यपरक कुछ बातें हम जानेंगे, समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उन्हें अपने जीवन में उतार सकें, ताकि कोरोना के संक्रमण का जो ये ट्रांसमिशन है इसे कंटेन किया जा सके। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये कोरोना है क्या। कोरोना वायरस है जो SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, और चूँकि 2019 में ये वायरस दुनिया में चीन के वुहान शहर से निकला है, तो इसलिए इसे कोविड-19 वायरस की भी संज्ञा दी जाती है, और कुछ लोगों ने इसे चीनी वायरस की भी संज्ञा देने का काम किया है। बहरहाल हम उस राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। हम बात करना चाहते हैं कि ये वायरस जो है ये दुनिया में पहली बार नहीं आया है, लेकिन इसके पहले स्वरूप जो दुनिया में आए उनसे मर्स और सार्स जैसी बीमारियां हुई थी पूर्व में। और वायरस म्यूटेट होते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो वायरस एक नए फॉर्म में आया है, और वायरस ने इस बार जो तबाही मचाई है वो अप्रत्याशित तबाही है, और पूर्व में भी इस तरह की बहुत कम चीज़ें देखने को मिली। तो इसलिए ये जो बीमारी इस बार आई है, इससे कैसे जूझना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मूल रूप से इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले लक्षणों में खांसी होती है, फीवर होता है यानी बुखार, और साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों को थकान और कुछ लोगों को एनोस्मिया होता है, जिसे हम कहते हैं कि उन्हें किसी भी स्मेल के बारे में कोई पता नहीं चलता। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं। हालांकि कई ऐसे मरीज़ जो पॉजिटिव साबित किए जा रहे हैं टेस्ट के माध्यम से, वो एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं देखा जा रहा है। इसके बावजूद कोरोना का संक्रमण जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और दुनिया भर में अभी तक लगभग 5 लाख से ज़्यादा कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस देखे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 3,25,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं। भारत में ये संख्या भी 1 लाख से पार हो चुकी है। अगर ठीक आंकड़ा बताऊं तो आज शाम तक 1,06,880 केसेस कंफर्म हो चुके थे। और अगर विश्व से हम तुलना करें तो जो मौतें हैं वो हमारे देश में अभी भी उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, लेकिन 3,303 मौतें दर्ज की गई हैं भारत में। और फिर अगर हम अपने प्रदेश बिहार की बात करें तो यहाँ पर 1498 केसेस कंफर्म हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 9 केसेस ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई। रिकवरी का अगर हम आंकड़ा देखें
तो दुनिया भर में लगभग 2 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं, जिनमें से भारत में लगभग 42,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रिकवरी हुई है, और बिहार में 534 लोग ऐसे हैं जिनकी रिकवरी देखी जा चुकी है। अब जानने की ज़रूरत ये है कि ये जो कोरोना का संक्रमण है ये कैसे फैलता है। तो आम तौर पर जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर जब वो बात कर रहा है, हंस रहा है, खांस रहा है या छींक रहा है, तो उस दौरान उसके मुंह से और आने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें कोरोना वायरस अगर मौजूद हो तो वो भी उनके माध्यम से निकलता है और ये डायरेक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है। कई बार जब 2 लोग आमने सामने ना हों और फिर भी अगर हंसने, खांसने, छींकने जैसी क्रिया हो, तो जो ये छींक है या ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कई बार सरफेसेस जाकर ठहर जाते हैं, और उन सरफेसेस को अगर कोई व्यक्ति गलती से छू ले और फिर उसके बाद वो खुद अपने आँख, नाक या मुंह में हाथ लगाए तो उससे उन्हें इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें, और इसी से उपजी हुई जो प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करके हम कोरोना के ट्रांसमिशन को कंटेन कर सकते हैं। तो ये जो आम तौर पर आप सब वाकिफ़ होंगे इन बातों से कि हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम कोरोना को दूर रख सकते हैं। हालांकि मास्क का उपयोग करते हुए मैंने लोगों को देखा है, और लोग या तो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं या जो मास्क वो उपयोग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने मुंह को ढकने के काम में ला रहे हैं। तो जानने की ज़रूरत ये है कि जब मास्क का प्रयोग किया जाए तो वो मास्क आपके नाक के ऊपर से आपके मुंह के नीचे तक कवर करें, ताकि आपके बात करते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त ये ड्रॉपलेट्स बाहर न जाने पाएँ। ख़ास तौर से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल स्टूडेंट्स इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रिस्क्राइब रेस्पिरेटर्स या N95 मास्क का प्रयोग करें, ख़ास तौर से जब वो कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल कर रहे हों। लेकिन आम जनता के लिए N95 मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। वो कोई भी 3 लेयर्ड मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वो वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हैं, और घरों में भी ये मास्क बनाए जा सकते हैं बहुत आसानी से, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे कई लोगों को जो मास्क बनाकर लोगों में वितरित कर रहे हैं, और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कोविंद जी की धर्मपत्नी ने भी ये एक पहल की थी। उसके बाद कई मंत्रियों की पत्नियों ने, कई मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी जैसी मंत्रियों ने भी ऐसी पहल की कि वो भी मास्क सिलकर अपने घरों से लोगों को बांट रही थी। तो सरकार के स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं, इंडिविजुअल तौर पर मंत्रियों ने भी उठाए हैं, और भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों ने भी कई कदम उठाए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया वो है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति अपने ओपिनियन देता है, अपने तर्क रखता है, और हर कोई, आप जानते हैं कि इस देश में अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। तो एक्सपर्ट ओपिनियंस तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जो है ये एक बहुत प्रभावी कदम रहा है भारत में संक्रमण को कंटेन करने में, और ये आंकड़े सिद्ध करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, जहां में 5 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए और 3 लाख से ज़्यादा मृत्यु दर्ज की गई। वहीं भारत में ये आंकड़ा सिर्फ अभी 1 लाख के पार गया है, और जो मृत लोग हैं वो लगभग 3000 से कुछ संख्या ऊपर उनकी है। तो इसलिए ये लॉकडाउन जो है ये बहुत ही प्रभावी रहा, क्योंकि इससे पब्लिक प्लेसेस में कम्युनिटी कलेक्शन को बंद करने में कामयाबी मिली, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग भी इससे हासिल किया गया। बात यह है कि लॉकडाउन का बड़ा जो काल है वो निकल चुका है, और अब धीरे धीरे हम उस फेज़ में आ रहे हैं जब लॉकडाउन
हटाया जाएगा। धीरे धीरे कई चीज़ों को रिलैक्स किया गया है। लॉकडाउन में बहुत सारी जो बंदिशें थीं वो धीरे धीरे कम की गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन हटने वाला है। और जब ये लॉकडाउन हटेगा तब की स्थिति विस्फोटक हो सकती है अगर हम अपने ऊपर आत्मसंयम, आत्म अनुशासन का पालन न करें। हम ये जानते हैं कि सरकार की मजबूरी है कि वो लॉकडाउन हटाए, क्योंकि अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और ख़ास तौर से पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आइडियल स्थिति ये होती कि अगर हम इस लॉकडाउन को थोड़े और लंबे समय तक खींच सकते, लेकिन इकॉनमी का तकाजा कहता है और कई और तकाजे कहते हैं कि लॉकडाउन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, और इसलिए धीरे धीरे फेस्ड बैनर में सरकार ने कई सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं। पर इस लॉकडाउन में हमने एक चीज़ देखी है कि हम वांट बेस्ड लिविंग से नीड बेस्ड लिविंग की तरफ आए हैं, और ये जो नीड बेस्ड लिविंग है ये हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे सारे काम मूल रूप से ज़रूरत भर के चल गए, बहुत दिक्कत नहीं आई। हाँ, ज़रूर एक ऐसा वर्ग रहा है जो दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे रहे, जो मज़दूर वर्ग हैं, जो स्टूडेंट्स थे, कुछ कष्ट उनको झेलना पड़ा है। लेकिन अगर हम एक बड़ी आबादी का हिंदुस्तान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो फिर ये स्वाभाविक था कि कुछ लोगों को तो तकलीफ़ शायद दूसरों की तुलना में ज़्यादा होती ही है, और ये आम दिनों में भी ऐसा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वांट बेस्ड लिविंग छोड़कर नीड बेस्ड लिविंग की तरफ जाएं, क्योंकि इसका एक और फ़ायदा जो दुनिया ने देखा है वो ये कि प्रकृति को भी आराम मिला और प्रकृति को भी अपने आप को ठीक करने का मौका मिला। आज हम देखते हैं कि नदियों में पानी साफ बहने लग गया है, हवा जो है उसमें प्रदूषण कम है क्योंकि गाड़ियां कम चल रही हैं, कारखाने बंद हैं कई सारे, और इसलिए आज बहुत सारी चिड़िया जो गौरैया देखने को नहीं मिलती थी, अब गौरैया भी दिख रही है, आसमान साफ है, आप तारे देख सकते हैं रात में। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति को भी अपने आप को सुधारने का मौका मिला है, और इसलिए हम अगर भारतीय जीवन शैली जो प्रकृति के नज़दीक रही है हमेशा, अगर हम वापस उसकी ओर जा सकें, पश्चिम के वैश्वीकरण के युग में भी और भौतिकीकरण के युग में भी अगर हम थोड़ी बहुत वैल्यूज़ अपनी भारतीय जीवन शैली और परंपराओं की अगर हम उस तरफ वापस जा सकें, तो मुझे लगता है कि ऐसी परेशानियों से जूझने में हमें भविष्य में और भी आसानी रहेगी। लेकिन बात फिर आता हूँ मैं उस बात पर कि लॉकडाउन हटने वाला है, और इसलिए जब लॉकडाउन हट जाए तो कम से कम हम ये ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से हम बाहर ना निकलें जब तक काम ज़रूरी ना हो। हम अपने आप को ये ध्यान दिलाते रहें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करना है, और न सिर्फ मेंटेन करना है, हमें दूसरों को भी प्रेरित करते रहना है। ये बात हमें लोगों को याद दिलाती रहनी है कि हमें गैदरिंग से बचना है, हमें अभी अपने हाथों को बार बार हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ करना है। आप भले सैनिटाइज़र का प्रयोग करें या आप साबुन और पानी से हाथ धोएं, आप किसी भी साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप साबुन और पानी से हाथ धोते हैं तो करें कि 20 सेकेंड कम से कम हाथ धोने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहे, ताकि जो संक्रमण होता है आमतौर से किसी भी चीज़ से और ख़ास तौर से कोरोना वायरस से, वो कंटेन करने में मदद मिले, वो ट्रांसमिशन का चेन जो है वो उससे ब्रेक किया जा सकता है। हालांकि इस लॉकडाउन के हमने बहुत अच्छे प्रभाव भी देखे हैं, लेकिन लॉकडाउन के कुछ ऐसे हज़ार्ड्स भी हैं जो भविष्य में सामने आएंगे, और उनमें से मूल रूप में मेंटल हेल्थ एक बड़ा विषय होगा, क्योंकि घरों में बंद होने की लोगों को आदत नहीं है, और ये लगभग 1.5-2 महीने से ज़्यादा चलने वाला लॉकडाउन रहा है, जिसमें लोग बिल्कुल अपने घरों में सीमित रहे हैं। कुछ लोगों को मौका मिला होगा शायद काम पे बाहर जाने का या सब्ज़ी तरकारी खरीदने के लिए निकले होंगे, लेकिन आम तौर पे घरों से निकलना प्रायः बंद है सबका, और इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत में निकल कर आने वाले हैं इस लॉकडाउन के बाद। दुर्भाग्य से
डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ के भी केसेस इस दौरान बढ़े हैं। और ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, क्योंकि लोग घरों में बैठकर खा रहे हैं और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, इसलिए लोगों को मोटापे की तरफ जाने से भी रोकना तब तक मुश्किल है जब तक वो खुद अपने घरों में भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के कोई काम ना अपनाएं। आप घर में योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पार्क में भी आप जाकर टहल सकते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें तो। हालांकि ये इन हज़ार्ड्स के बावजूद कई लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत ही रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ लोगों ने खाना बनाना सीखा, कुछ लोगों ने नई रेसिपीज़ ट्राई की हैं, कुछ लोगों ने किताब पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन किया है, कुछ लोगों ने नए हॉबीज़ डेवलप किए हैं, गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, इस तरह के कई सारे शौक़ लोगों ने अपने इस लॉकडाउन में पूरे किए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे शौक़ पूरे करने का टाइम ख़त्म होने वाला है और अब हम वापस पुरानी दुनिया में आएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया जो है अब ये कोरोना ने बदल दी है। और कोरोना ने इसे ऐसे बदला है कि अभी तक जब हम स्वास्थ्य की बात करते थे तो हम मेडिकल केयर की बात करते थे, लेकिन अब हमें हेल्थ केयर यानी व्यापक रूप से इसे देखना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि इस देश में बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, कार्डियक ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट हैं, लेकिन कोरोना ने सारी दुनिया को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और पब्लिक हेल्थ के एक नए पर्सपेक्टिव को वापस इसने पुनर्जागृत किया है और सारी दुनिया अब वापस बेसिक्स ऑफ हैंड वॉशिंग की तरफ आ गई है। तो हमें ये शायद एक सिल्वर लाइनिंग कहें या जो भी कहें, पर ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि क्यूरेटिव मेडिसिन की अपनी भूमिका है, उसका अपना महत्व है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन को जिसको हमने तवज्जो नहीं दी थी, आज वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आया है। चाहे वो हम हैंड वॉशिंग या आज सारी चर्चा जो वैक्सीन्स की हो रही है, हम उसकी बात करें। तो वैक्सीन्स पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब लक्षण आते हैं कुछ लोगों में या लक्षण नहीं भी आते हैं, तो टेस्ट के ऊपर एक बड़ा सवाल है लोगों का कि टेस्ट कब कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बहुत संशय बना हुआ है। और 130 करोड़ की आबादी में आप हर व्यक्ति का टेस्ट नहीं कर सकते, ये प्रैग्मेटिक बात नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर टेस्टिंग के क्राइटेरिया तय किए जाएं और ICMR ने ये क्राइटेरिया तय किए हैं। 18 मई 2020 को जो आखिरी लेटेस्ट क्राइटेरिया, आखिरी नहीं कहूँगा, लेटेस्ट क्राइटेरिया जो तय किया है, 5th वर्जन ऑफ द क्राइटेरिया, उसके मुताबिक जितने भी सिम्टोमेटिक मरीज़ हैं ILI के, यानी ILI से हम हमारा ये आशय है कि अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, उसके साथ अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बुखार हो और उसके अलावा अगर खांसी हो, तो ऐसे मरीज़ों को हमें ख़ास तौर से अगर उनकी हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है 14 दिनों के अंदर, ख़ास तौर से इंटरनेशनल ट्रैवल, तो उन्हें टेस्टिंग क्राइटेरिया में रखा जाता है, प्रथम स्थान उनका है। उसके अलावा जो लैब कंफर्म्ड केसेस हैं, उनके सभी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, यानी कि उनके साथ संपर्क में आए वो तमाम लोग जिनके लक्षण दिख रहे हैं, उनके भी टेस्टिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कंटेनमेंट और मिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक होते हैं, अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं ILI के, तो वैसे सभी लोगों को टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा सारी के जितने भी पेशेंट्स हैं सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें ARI प्लस फीवर 38 डिग्री से ज़्यादा और उसके अलावा खांसी, और अगर उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है तो ऐसे मरीज़ों को भी हम टेस्ट का कैंडिडेट मानते हैं। इसके अलावा
जितने भी एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं किसी भी कंफर्म्ड केसेस के, उनको भी हमें 5वें और 10वें दिन के बीच कांटेक्ट में आने के उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट्स हैं या जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे भी ILI के जितने भी सिम्टोमेटिक मरीज़ हैं जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें भी टेस्ट की ज़रूरत है। जो हॉस्पिटलाइज्ड मरीज़ हैं वो भले किसी भी और कारण से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हों, चाहे उन्हें फ्रैक्चर हुआ था उस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, अगर उनमें ILI के सिम्टम्स देखे जाते हैं तो हमें उनकी भी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बड़ी मात्रा में माइग्रेंट पॉपुलेशन या जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए लोग थे वो जैसे जैसे प्रदेशों में आ रहे हैं तो कोरोना के केसेस में विस्फोट की संभावना बढ़ती जा रही है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति को जो लौट रहा है अपने प्रदेश में, अगर उनमें ILI के सिम्टम्स देखने को मिलें तो 7 दिनों के अंदर, इलनेस के 7 दिनों के अंदर उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कोरोना टेस्टिंग के अभाव में किसी भी इमरजेंसी प्रोसीजर को रोकना सही नहीं है और इसके लिए गाइडलाइंस ICMR ने जारी की हैं कि आप डिलीवरी हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसको लैक ऑफ टेस्टिंग के लिए आप रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई लक्षण है उस मरीज़ में तो आप साथ साथ उनका नेज़ोफैरिंजियल स्वैब का सैंपल भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए डेजिग्नेटेड लैब्स में। सरकार ने कई सारे डेजिग्नेटेड लैब्स देश भर में तैयार किए हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग चल रही है। और ये जो टेस्ट होता है ये मरीज़ के नेज़ोफैरिंजियल स्वैब को रियल टाइम PCR के माध्यम से टेस्ट किया जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हालांकि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी भी 100% नहीं है, इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कंफर्म्ड केसेस हैं उनके अलावा भी कुछ कंफर्म केसेस डिटेक्ट ना हो सकता है कि सैंपल का कलेक्शन ठीक से ना किया गया हो या कई ऐसी बातें हैं। लेकिन चूंकि ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं हमारे इस चर्चा में, इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोरोना सैंपल कलेक्ट कर या कोरोना के मरीज़ों के साथ आप डील कर रहे हों, चाहे फ्लू कॉर्नर में, चाहे इमरजेंसी में, ICU में, आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि ख़ास तौर से कई स्वास्थ्य इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें हैंड वॉशिंग के टेक्निक्स और 8 स्टेप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा PPEs जो हैं उन्हें कैसे पहनना है और कैसे उतार कर उनका निष्पादन करना है, ये जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों में जो इन्फेक्शन देखा जा रहा है उसके मूल कारणों में एक ये बात पाई गई है कि PPE के डॉनिंग और डॉफिंग में अगर कोताही बरती जाती है तो उससे स्वास्थ्य कर्मियों में ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ख़ास तौर से डॉफिंग की प्रक्रिया में जब आप PPE उतारते हैं तो किस क्रम में आपको उतारना है PPE और कैसे आपको उसका निष्पादन करना है, ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हैंड वॉशिंग की जो बात है, हमने पहले भी बताया है कि कम से कम हाथ साबुन से और पानी से धोना चाहिए, लेकिन हाथ धोने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऐसे हाथ धोते हैं, पहले सामने से, फिर इस तरह उंगलियों के बीच दोनों हाथों में, उसके बाद इस तरह से ट्विस्टिंग दोनों तरफ से करते हैं, उसके बाद थंब को हम साफ़ करते हैं, फिर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऐसे और फिर कलाई। ये हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया जानना और इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद PPE की डॉफिंग की जो बात है, तो PPE की डॉफिंग में याद रखना चाहिए कि जब आप वो पहनावा उतारते हैं PPE का तो आप अंदर से बाहर की तरफ पकड़ें, उसे फोल्ड करें और उसे आप येलो वाले गार्बेज कैन में डालें। उसके बाद आप ग्लव्स उतारें
और आखिरी में आप मास्क उतारेंगे। ग्लव्स का निष्पादन रेड बास्केट में होना चाहिए और मास्क आपको हमेशा लास्ट में उतारना चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्क उतारते हैं और उसके बाद फिर आप ग्लव्स उतारते हैं तो फिर आप संक्रमण का एक ऑप्शन खुला रखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मास्क उतारते ही आपको चेहरे पे हाथ लगाने की एक टेंडेंसी होती है। इसलिए ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है और ग्लव्स उतारने के बाद आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। पीपी पहनने के पहले भी और ख़ासतौर से ग्लव्स पहनने के और उतारने के बाद आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि टेस्टिंग की, तो उसमें हमने बात की कॉन्टैक्ट्स की, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों के मन में ये बात आएगी कि हमने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की बात की, तो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट क्या है और लो रिस्क कॉन्टैक्ट क्या है। तो ये जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की देखभाल के क्रम में उसके बॉडी फ्लूइड्स को टच किया हो, जैसे कि ब्लड, वॉमिट, सलाइवा, यूरिन, फीसीज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशंस, खास तौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशंस को अगर किसी ने टच किया है तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की श्रेणी में आते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने या किसी चिकित्सा कर्मी ने किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ को बिना प्रॉपर पीपीई किट के एग्जामिन किया है और डायरेक्टली उनके फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं तो वो भी हाई रिस्क कांटेक्ट की श्रेणी में आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के कपड़े, उनकी चादरें बिस्तर की या उनके बर्तन यदि धोए हैं तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सभी लोग जो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के साथ एक घर में रहते हैं वो सब लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर के अंदर की दूरी में कंफर्म केस के साथ बिना प्रिकॉशंस के है किसी भी स्थिति में, तो वो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में गिना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं और 6 घंटे से ज़्यादा आपने उस बस में ट्रैवल किया है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति था जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी रेलगाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर आपका बर्थ नंबर 1 है और कोई ऐसा व्यक्ति जो 72वें नंबर पर बैठा था वो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते हैं, तब वो लो रिस्क होता है। ये एक एक्सेप्शन है। और लो रिस्क में एक और बात जो आती है वो ये कि अगर आप सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम या ऑफिस स्पेस अगर आप शेयर कर रहे हैं लेकिन आपका कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है, या जो हाई रिस्क की सारी श्रेणियां मैंने करवाई हैं अगर उनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो वैसे सारे लोग लो कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैटेगरीज़ के बारे में जानें कि हाई रिस्क और लो रिस्क एक्सपोजर्स किसे कहते हैं, और उसके बाद ये कैटेगरीज़ के हिसाब से न सिर्फ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी इन कॉन्टैक्ट्स के आधार पर ही की जाती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है ट्रांसमिशन को कंटेन करने के लिए। तो हम ऐसे सभी लोगों को ढूंढ के निकालते हैं जिनका कोविड पॉजिटिव मरीज़ों के साथ संपर्क हुआ किसी भी तरह से, और ये ऑब्वियसली मरीज़ से हिस्ट्री हम लेते हैं, उसके आधार पर ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। और फिर वैसे सारे लोगों को हम होम क्वारंटाइन में या अगर फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटाइन में डालने की जैसी ज़रूरत पड़े वैसे उन्हें डालते हैं, और अगर उनमें लक्षण देखे जाते हैं तो उनके टेस्ट का प्रावधान, और फिर अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर उन्हें हम एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से उन्हें रिलीज़ करते हैं। पर अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर उन्हें भी एक प्राइमरी केस के तौर पर मानकर आगे उनके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। अब दीगर बात यह है कि कोरोना इतनी
भयानक बीमारी क्यों है? इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी कारगर इलाज नहीं। अभी जो भी इलाज किया जा रहा है वो लक्षणों के आधार पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर और एंटीवायरल्स हर जगह लोग ट्राई कर रहे हैं और कुछ जगहों पे सफलता भी मिली है, लेकिन अभी भी एक एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंटेड हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि एक बिल्कुल फूल प्रूफ ट्रीटमेंट इस बीमारी का हमारे सामने आया हो। तो अभी भी ट्रायल एंड एरर के माध्यम से भी जो इलाज चल रहा है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके माध्यम से अभी तक जो भी सेवाएं हम लोग प्रदान कर पा रहे हैं वो इस देश में और दुनिया भर के सारे चिकित्सा कर्मी अपनी सेवाएं इस और प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मैंने बात की थी वैक्सीन्स की कि प्रिवेंशन की बात अब बहुत ज़ोरों पे है और लोग तबाह हैं इस बीमारी से और चाहते हैं कि इससे कोई निजात मिले, तो वैक्सीन्स की बात की जा रही है। लेकिन वैक्सीन्स इतने आसानी से और इतनी जल्दी सुलभ उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्सीन बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है। फिर वैक्सीन्स को टेस्ट किया जाता है, ट्रायल्स होते हैं, फिर अप्रूवल होता है और तब वो मार्केट में आती है। लेकिन चूंकि ये बीमारी का रूप जो है ये बहुत नया है हमारे लिए, इसलिए वैक्सीन बनाना भी स्क्रैच से स्टार्ट किया जाएगा, पर इतना आसान नहीं है कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार हो जाए। अगर बहुत जल्दी भी बात करें हम तो भी मुझे लगता है कि 12 से 15 महीने कम से कम और लगेंगे किसी कारगर वैक्सीन को मार्केट में आने में। जो वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें 4 तरह के मूल रूप से वैक्सीन्स, एक्चुअली 8 तरह के हैं, लेकिन 4 तरह के जो महत्वपूर्ण वैक्सीन्स बनाने की कोशिश हो रही है वो है वायरस वैक्सीन्स, जिनमें हम इनएक्टिवेटेड या वीकेंड वायरस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पोलियो या मीज़ल्स की वैक्सीन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ 7 ग्रुप्स ऐसे हैं इंटरनेशनली जो वायरस वैक्सीन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही लगभग 20 ऐसे ग्रुप हैं जो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिर उसके अलावा वायरल वेक्टर वैक्सीन भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड मीज़ल्स या एडेनो वायरस को यूज़ करके और उनसे कोविड वायरस के प्रोटीन्स बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आगे वैक्सीन बनाना शायद संभव हो। तो ये भी एक कोशिश जारी है। और इसके अलावा एक और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाने का भी प्रयास चल रहा है, जिसमें कोविड प्रोटीन या जो उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, या जो प्रोटेक्टिव शेल होता है शेल, उसके पार्ट्स को जो कोविड के आउटर शेल को से मिलता जुलता है, उसका इस्तेमाल करके भी एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कई तरह के वैक्सीन्स बनाने की कोशिश है। अब देखना ये है कि भविष्य में सफलता किस में मिलती है, कौन सा वैक्सीन कारगर होता है, इफ़ेक्टिव होता है, कितना सेफ़ होता है, और फिर हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वैक्सीन्स बनाकर भी हम ये मान लें कि जो आज भी वैक्सीन्स दुनिया में बनी हैं, और जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी कई वैक्सीन्स मुफ्त में दी जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका कवरेज जो है वो 100% नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए जब कोरोना का भी वैक्सीन आ जाएगा तो ये कहना मुश्किल है कि कितना कवरेज होगा, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना होगा और सरकार उसे मुफ्त में देगी या नहीं देगी। अगर मुफ्त में नहीं देगी तो कितने लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे और कितने लोग उससे लाभ ले पाएंगे। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, इस पर अभी ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है कुछ। लेकिन उसका जो एक महत्वपूर्ण रोल है वो ये है कि उसके माध्यम से एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जा सकती है। मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी भी कोरोना के काल में बहुत कॉमनली यूज टर्म है और बहुत लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर किसी भी आबादी में एक
सर्टेन प्रोपोर्शन, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा एक सर्टेन प्रोपोर्शन, मान लीजिए 60% से ज़्यादा लोगों को अगर उस बीमारी से इम्यूनिटी हो जाए तो बाकी जो लोग हैं जिन्हें वो इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो उससे प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से हो सकती है, या तो इन्फेक्शन के माध्यम से लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या वैक्सीन्स के माध्यम से। तो वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, और अगर हम इन्फेक्शन से बात करें हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की कोविड-19 के संदर्भ में, तो उसमें जो बड़ा ख़तरा है वो ये है कि 60% लोग अगर कोविड से अफेक्टेड हों, ग्रसित हों, और उसके बाद हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकें, तो ये जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी दुनिया भर में आंकड़ों के हिसाब से, और इसमें मोर्टालिटी जो है फिर वो भी बढ़कर बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो वायरस के माध्यम से ना हो, वैक्सीन के माध्यम से हो। ये आइडियल सिचुएशन होगी, पर जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम इस पर भी कोई 100% बात नहीं कर सकते। हालांकि इज़राइल में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करने की एक खबर आई, और वहाँ के अधिकृत जो लोग हैं उनके माध्यम से ये बात आई है, तो इससे एक आशा की किरण ज़रूर जगी है कि भविष्य में हो सकता है कि वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार हो जो मानव जाति के लिए वरदान बनकर आएगा और कोरोना से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। हम सरकार पर भी हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की भी अपनी सीमा होती है, और सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। आरोप लगाने वाले कई तरह के आरोप लगा सकते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आरोप आपको बीमारी से नहीं बचा सकता है। सरकार ने लॉकडाउन किए, सरकार ने आर्थिक पैकेज जारी किए हैं, सरकार कई तरह से लोगों की मदद कर रही है। जिस देश में पीपीई नहीं बनते थे, आज वहाँ 2 लाख से ज़्यादा पीपीई भी बन रहे हैं, किट्स, प्रतिदिन। तो इसलिए सरकार ने जो अपनी तरफ से कोशिशें की हैं वो अपनी जगह, हमें अपने आत्म संयम और आत्म अनुशासन की बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम उसी के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। सरकार की एक और कोशिश है जो महत्वपूर्ण कोशिश है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ आखिरी में, और वो ये है कि आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप सरकार ने जारी किया है, और इसके माध्यम से वैसे तमाम जो केसेस हैं जो कंफर्म हो रहे हैं उनकी सूचना कई सारे लोगों को ऐप के माध्यम से मिलती है। लेकिन इस ऐप को हम तब तक कारगर नहीं मान सकते हैं जब तक कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसको डाउनलोड ना करे और इसका इस्तेमाल ना करे। तो इसलिए आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, हैंड हाइजीन, इस तरह के तमाम जो इंटरवेंशंस हैं, इसके अलावा आप अपने फ़ोन्स में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा सॉलिड इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव केसेस के बारे में एक दूसरे को पता चलेगी, और आप अपने आप को सुरक्षित रखने में और भी सतर्क रह सकते हैं। तो मेरी समझ से कोरोना के बारे में कई सारी बातें हमने की हैं, और अगर कोई सवाल आपकी तरफ से आना हो तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने में खुशी महसूस करूँगा। कुछ भ्रांतियां हैं जिन पर मैं बात और भी कर लूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घर में जो सब्जियां आती हैं उन्हें भी साबुन से धोने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी नहीं है। आप सब्जियों को नॉर्मल टैप वाटर से धो सकते हैं। अगर आपको उससे तसल्ली नहीं होती है तो आप थोड़ा गर्म पानी करके और बेकिंग सोडा डाल के भी आप उनको धो सकते हैं। आइडियली जो भी सामान आपके घर के बाहर से आए उसे आप कुछ घंटों के लिए बाहर रख दें, बालकनी में या छत पे, ऐसी जगह पे 3-4 घंटों के लिए रख दें। उसके बाद उनका जो पैकेट है उसे डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद आप उन चीज़ों को अच्छे से धोकर
आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं या जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। घरों में अभी तक तो लॉकडाउन की वजह से लोगों का आना जाना बंद था, पर अब जब धीरे धीरे लोग आएंगे, हो सकता है इस बीच आपका बाथरूम ख़राब हुआ हो, कोई पाइप लीक कर रही हो, तो आप प्लम्बर को बुलाएं, या आपके घर में कोई कारपेंटर का काम हो और बढ़ई का आना हो, या मेड्स वापस आने लगें, तो कई तरह की ऐसी स्थितियां बनेंगी भविष्य में। और इसलिए जो भी व्यक्ति बाहर से आए, उनसे आग्रह ये होना चाहिए कि आप भी किसी के घर अगर जाते हैं तो अपने जूते बाहर छोड़ कर जाएँ। अगर आप जाते हैं तो पहले अपना हाथ सैनिटाइज कर लें, और उसके बाद भी आप ज़्यादा सरफेसेस को टच ना करें। लेकिन जब आपके घर में कोई आता है और फिर जब वो जाता है, तो आप उसके बाद उन लोगों के द्वारा टच की गई सारी सतहों को साफ़ ज़रूर करें, सैनिटाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बहुत महीन लाइन होती है सावधानी बरतने में और डिस्क्रिमिनेट करने में। तो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को ये न लगे कि हम छुआछूत वाली मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ख़ास तौर से मरीज़ हैं या जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, ऐसा भी देखा गया है कि उनके साथ भी बहुत सौतेला व्यवहार कई जगहों पे किया गया है। तो कोरोना से हमें लड़ना है, हमें कोरोना वॉरियर से नहीं लड़ना है, हमें किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से नहीं लड़ना है, हमें उन्हें बहिष्कृत नहीं करना है, हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा जो धर्म है, ख़ास तौर से चिकित्सा सेवा में लगे हुए तमाम लोगों का धर्म है सेवा करना। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। तो ये सिर्फ श्लोक नहीं है, और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हम किसी कार्यक्रम में गए और हमने ये श्लोक पढ़ दिया। इस श्लोक को आत्मसात करने का ये समय है, और अगर हम थोड़ा भी इसे आत्मसात कर सकें तो मुझे लगता है कि चिकित्सक के रूप में भी, चिकित्सा कर्मी के रूप में भी, और इंसान के रूप में भी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और याद रखिए कि कुछ पा लेने में सफलता ज़रूर होती है, लेकिन सार्थकता देने में ही होती है। तो आप अपनी सेवा, अपनी भावना, तमाम चीज़ें आप देने में इस्तेमाल करें और जीवन में सार्थकता अर्जित करें। धन्यवाद।